हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप लोग है ना थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज जो है हम लोगों के जो फिजिक्स का चौथा लेक्चर है। हमने इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें हमने बहुत बेहतरीन से चीज़ों को जाना है। अगर आप उस लेक्चर को ना देखे हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जा करके उस वीडियो को देखें, क्योंकि उन सब जो वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने बहुत कुछ बताया है ना। आपको एक एक चीज समझ में आएगा वहां पे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और और क्या करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम कभी भी वीडियो डालें तो आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। बाकी आज जो है, आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था क्या? तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था आवेश के ऊपर, है ना। और आवेश में भी हमने किसके ऊपर बात किया था? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर, है ना। तो तीसरा लेक्चर जो हम कवर कर लिए थे वो कवर कर लिए थे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, है ना। तो आज जो हम लेक्चर बात करने वाले हैं, आज हम उसके आगे की चीजें बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पीछे वाला चीज को हम रिकॉल करते हैं और फिर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, है ना, वो चल रहा था क्या? हमारा जो चैप्टर था वो क्या था? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। कौन सा चैप्टर था वो? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, यही चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है, आराम से चीजों को समझना है, ठीक है। यही चैप्टर था हमारा, यही अध्याय चल रहा था। और इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वो क्या डिस्कस किया था भाई? तो इसमें हमने कवर किया था विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या कवर किए थे हम? विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत इसको हमने कवर कर लिया था, ठीक है जी। और इसके विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हम लोगों ने जाना था कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और उन दोनों ऑब्जेक्ट को आप अगर रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं, है ना, क्या करते हैं आप यहाँ पे? रबिंग, मतलब घर्षण कराते हैं, तो होता क्या है? क्या होता है जी? घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है ना। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या चला जाता है? दूसरे वस्तु में चला जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हमने बताया था कि चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ए जो है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा रहे हैं, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस, मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आ जाता है ऋणात्मक आवेश। हमने इतना बात कर लिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, आज चीजें आगे बात करने वाले हैं। देखिए, हमने बार बार एक शब्द यूज किया कि कोई भी वस्तु के आवेशित होने के पीछे का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। कोई भी वस्तु जो आवेशित होता है उसके पीछे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी वस्तु को अगर आपको आवेशित करना है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लो या तो उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दो। यही दो पॉसिबिलिटी है ना। मतलब कोई भी वस्तु के आवेशित होने का कारण जो है वो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, है ना। तो यहाँ पे एक बात हम लिखें अगर, तो किसी भी वस्तु के आवेशित होने की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करती है ना। किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु के आवेशित, किसी भी वस्तु के आवेशित होने
होने का कारण, है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कोई भी वस्तु जो आवेशित होता है, किसके वजह से आवेशित होता है बुआ? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के वजह से आवेशित होता है। अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि सर, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, क्या प्रोटॉन का नहीं हो सकता है क्या? भाई अगर प्रोटॉन भी अगर इससे निकल के इसमें चला जाता, इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए इस वस्तु से प्रोटॉन निकलकर भी अगर इस वस्तु में चला जाता, तो इस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा हो जाता, मतलब ये निगेटिव हो जाता और ये हो जाता पॉजिटिव। ऐसा होता नहीं होता? तो क्यों प्रोटॉन का बात नहीं किया जाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के बात चलता है भाई? ऐसा क्या वजह है? वजह है क्योंकि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव है, प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। सवाल आया क्या है? ऐसा क्या कारण है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पॉसिबल है, प्रोटॉन का स्थानांतरण पॉसिबल नहीं है? तो इसके दो कारण हैं, और दो बहुत मतलब अच्छे कारण है। क्या कारण है? तो सबसे पहला तो कारण ये है कि हमने बताया था कि जो प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ कुछ, मास ऑफ प्रोटॉन हमने क्या बताया था? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमने बताया था 1.67 गुना 10 के पावर कितना, -27 kg, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बताए थे, याद करिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ कितना, -31 kg। अब समस्या क्या है यहाँ पे ना, समस्या यहाँ पे ये है कि जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना ज्यादा होता है। एक दो गुना नहीं बोल रहे हैं, 1836 गुना। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है, 1836 गुना ज्यादा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ रहे हैं? बहुत छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत ज्यादा है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो के है ना, मान लीजिए एग्जांपल बता रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अगर 1 किलो के है ना, तो प्रोटॉन 1836 किलो के है, बहुत बड़ा है जी। तो सबसे पहला कारण तो ये समझ में आया कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना ज्यादा है, जिसके वजह से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। पहला कारण तो ये है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर प्रोटॉन का स्थानांतरित नहीं होने का सबसे पहला कारण ये है। सेकंड कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में है, न्यूक्लियस में है, और नाभिक में लगता है नाभिकीय बल, है ना। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो है ना, मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है भाई, और इस परमाणु के नाभिक में क्या लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच यहाँ पे नाभिकीय बल काम करता है, और नाभिकीय बल दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है। और जब नाभिकीय बल दुनिया का जब सबसे शक्तिशाली बल है, तो क्या उस बल से को तोड़ करके हम यहां से प्रोटॉन को निकाल सकते हैं क्या? नहीं भाई, बस के बात नहीं है। तो कितना भी एनर्जी दे देगा ना, तब भी प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है चीजें? नाभिकीय बल इसको बहुत कस के पकड़ के रख ले है, इसको यहां से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यही दो कारण है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। तो हमने एक यहां से सवाल क्या बनाया था, हमने बनाया था सवाल, मेरा जो सवाल था वो क्या था कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, है ना, केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं, क्यों? है ना, कोई दिक्कत है क्या? मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर
वस्तु पर केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं। का नहीं, क्यों? है ना, क्या नहीं होता है। तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव है, प्रोटॉन का नहीं। प्रोटॉन का नहीं। इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। सही है। क्या कारण है भाई? तो सबसे पहला कारण जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना अधिक होता है, जिसके कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। पहला कारण तो ये है। क्या सबसे पहला कारण है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना अधिक है, जिसके कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, ठीक है, जिसके कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर किसका, प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। क्लियर है? पहला तो कारण ही हो गया। सेकंड कारण क्या है जी? सेकंड कारण ये है कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, जिसके कारण, है ना, जिसके कारण उसके बीच, है ना, जिसके कारण उस पर क्या लगता है, नाभिकीय बल कार्य करता है ना, और नाभिकीय बल इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है। अतः प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालना पॉसिबल, संभव नहीं है। क्लियर है? तो दूसरा क्या है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, जिसके कारण
पर नाभिकीय बल कार्य करता है। नाभिकीय बल कार्य करता है, ठीक है ना। और चूंकि नाभिकीय बल इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है, अतः उसके प्रभाव में नाभिक से प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं है, है ना, नहीं है। क्लियर है जी। ये बात है, ये दो कारण था जिसके वजह से प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर नहीं होता है। क्लियर है। पहला कारण हमने बताया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 836 गुना अधिक होता है, जिसके कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। और दूसरा कारण हमने बताया कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, जिसके कारण उस पर कौन बल कार्य करता है, नाभिकीय बल कार्य करता है। और चूंकि नाभिकीय बल इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है, अतः इसके प्रभाव में नाभिक से प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं है। और इन दोनों कारणों की वजह से प्रोटॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर नहीं हो पाता है। क्लियर है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु को हमको आवेशित होने की वास्तविक स्थिति पता करना है कि वस्तु वास्तविक क्या है, आवेशित है कि नहीं है, तो आखिर में किसको हम प्रीफर करेंगे, अट्रैक्शन को या रिपल्सन को। मेरे पास दो तरह की क्रियाएं होती है ना, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। तो अगर कोई वस्तु को, है ना, कोई वस्तु के आवेशित होने की जो वास्तविक पहचान होता है वो प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है प्रतिकर्षण के द्वारा, आइए समझते हैं। अगर नोट पॉइंट के अगर बारे में बात करें, नोट पॉइंट हम अगर लिखें, तो अगर आपसे पूछे हम, सबसे पहला नोट पॉइंट तो ये है कि कोई भी आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को हमेशा अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी। क्या बोल रहे हैं, कोई भी आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोई भी आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग पीछे तो जान ही रहे थे, पीछे जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट में तो हमको ये पता चल ही गया था कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो अगर आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच तो आकर्षण होगा ही, इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही। ये तो हम जान ही रहे थे, पीछे ये बात हम क्लियर भी कर लिए थे। यहाँ पर तो आकर्षण है ही, यहाँ पे अट्रैक्शन तो होगा ही। यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्शन, यहाँ तो अट्रैक्शन होगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए एक आवेशित वस्तु है,
पॉजिटिव रहे या निगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज मतलब इस पर जो टोटल चार्ज है ना, इसका टोटल चार्ज है 0, इस पर कोई आवेशित आवेश है या नहीं है। तो इन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन होगा, है ना। ये अनावेशित वस्तु है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है ना। इस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 0 है। तो इस पर टोटल चार्ज 0 है, तो भी अगर ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित है, तो भी दोनों के बीच क्या होगा, तो भी अट्रैक्शन होगा। तो भी दोनों के बीच क्या होगा, यहाँ पे तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए एक आवेशित वस्तु आपके पास है और अगर उस आवेशित वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के पास आप ले गए और वो भी वस्तु उसके तरफ आकर्षित हो रहा है, तो आप कंफर्म ये बात नहीं बता सकते हैं कि वो आवेशित है या नहीं है, क्योंकि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर रहा है और आवेशित वस्तु को भी आकर्षित कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और कोई चार्ज आवेशित वस्तु है तो बिना आवेशित वस्तु को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो अगर आपके पास कोई चार्ज है और उस चार्ज को अगर किसी वस्तु के पास ले गए और वो चार्ज क्या कर रहा है, उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो आप कंफर्म ये नहीं बता सकते कि उस दूसरे वस्तु पर आवेश है कि नहीं है। हो सकता है वो न्यूट्रल हो, कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं। तो ये होगा केवल अट्रैक्शन के केस में, लेकिन जो रिपल्सन होगा हमेशा दो आवेशित वस्तु के बीच ही होगा, दुश्मनी। अनावेशित वस्तु के बीच दुश्मनी का कोई चांस नहीं है, समझ में आ रहा ना। मतलब एक आवेशित वस्तु ही एक दूसरे आवेशित वस्तु को रिपेल कर सकता है, अनावेशित को रिपेल नहीं करता है। अनावेशित को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सेकंड नोट पॉइंट हम ये बना रहे हैं कि एक आवेशित वस्तु ही, है ना, या फिर ऐसा बोले दो आवेशित वस्तु के बीच ही क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। एक आवेशित वस्तु, दूसरा क्या लिखना है, एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु को ही दूसरे आवेशित वस्तु को ही प्रतिकर्षित करती है, वस्तु को ही प्रतिकर्षित करती है। क्लियर है चीजें। एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु को ही क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, रिपेल करती है। जैसे अगर बात करें, आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपके पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, आराम से समझते चलिएगा। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से आवेशित वस्तु, और एक और आवेशित वस्तु है पॉजिटिव चार्ज से, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। आवेशित रहेगा तब भी रिपल्सन होगा। और अगर एक निगेटिव चार्ज से है और दूसरा भी निगेटिव है, तो ये दोनों के बीच रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन, दुश्मनी। तो देखिए आवेशित ही आवेशित को रिपेल कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एक हो जाए अनावेशित, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आवेशित है, तो आवेशित के केस में ही क्या हो रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, इन दोनों केस में हो रहा है रिपल्सन, प्रतिकर्षण, है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पे बात करें चाहे यहाँ पे बात करें, इन दोनों ही केसों में क्या हो रहा है, इन दोनों ही केसों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो आवेशित ही आवेशित को रिपेल कर सकता है। हाँ, बात की है कि सेम नेचर का होना चाहिए। लेकिन अगर एक आवेशित रहा और एक अनावेशित रहा, तो दोनों के बीच हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो अगर किसी वस्तु को आवेशित होने का अगर हमको वास्तविक पहचान करनी है, तो क्या पहचान कर रहे हैं, किससे पहचान होगा, अट्रैक्शन से होगा कि रिपल्सन से होगा, रिपल्सन से होगा, अट्रैक्शन से नहीं होगा। क्योंकि अट्रैक्शन के आधार पर अगर हम डिसाइड करेंगे कोई भी वस्तु के आवेशित या अनावेशित होने की, तो क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु को अगर दूसरा अनावेशित वस्तु के करीब ले जाएंगे, तो वो भी आवेशित हो, मतलब वो भी क्या होगा, उसके तरफ आकर्षित होगा। तभी कंफर्म नहीं लगा सकते हैं कि क्या है, आवेशित है।
लेकिन अगर एक आवेशित वस्तु है मेरे पास और अगर दूसरा वस्तु के पास ले गए और वो रिपेल हो रहा है, दूर जा रहा है, तो हम कंफर्म बोलेंगे कि हाँ उस पर आवेश है, हाँ उसी प्रकृति का आवेश लेकिन है कि नहीं है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आया कि अतः किसी भी वस्तु के आवेशित होने की वास्तविक पहचान प्रतिकर्षण के द्वारा की जाती है ना। अतः यहां से हमको एक बात समझ में आया कि अतः किसी भी वस्तु के आवेशित होने की वास्तविक पहचान अतः किसी भी वस्तु के आवेशित होने की वास्तविक पहचान है ना प्रतिकर्षण के द्वारा की जाती है। सही है, तो इतना बात हम लोगों ने जाना, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। देखिए हम लोग इतना बात तो कर लिए है ना, बहुत बात कर लिए अपन आवेश के बारे में, अलग अलग चीजें जान गए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने आवेश के बारे में नहीं जाना कि आवेश है क्या। अगर आपसे पूछ दिया जाए सवाल कि आवेश क्या है, किसको बोलते हैं आवेश, तो बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो अब जो हमारा हेडिंग रहने वाला है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने जाना आवेश कैसे कैसे आया, कितने प्रकार का चार्ज होता है, फलाना टिम का पूरा चीज जाने अपन आवेश के बारे में, लेकिन अब हम उसका डिफिनेशन जानेंगे कि आखिर में आवेश कहते किसको है ना। तो जल्दी से आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा कि आवेश क्या है। अब आते हैं अपने आवेश के डिफिनेशन पे। अब एक सवाल कि आवेश क्या है। किसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो देखिए आवेश जो है ना किसी वस्तु का एक गुण है, जैसे द्रव्यमान वस्तु का गुण है कि नहीं बात। द्रव्यमान कोई वस्तु का गुण है ना, जैसे हम बोले कि द्रव्यमान है क्या, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, कोई भी वस्तु है उस वस्तु में कितना पदार्थ की मात्रा उपस्थित, वही उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। तो जिस प्रकार से द्रव्यमान किसी वस्तु का क्या है, गुण है, उसी प्रकार से आवेश भी किसी वस्तु का गुण है, ठीक है ना। द्रव्यमान से किसका पता लगाया जाता है, तो द्रव्यमान से पता लगाया जाता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है। तो जिस प्रकार से हम द्रव्यमान के द्वारा किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाते हैं, पता लगाते हैं, उसी प्रकार से आवेश के द्वारा हम किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाते हैं। कभी सर विद्युत क्षेत्र में टेंशन नहीं लेना है, आगे बताएंगे, आगे सारी चीजें आने वाली है, घबराइएगा नहीं, है ना। तो आवेश बेसिकली है क्या, तो आवेश किसी वस्तु का गुण है, और कैसा गुण है भाई, तो जिसके द्वारा क्या करते हैं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहता है, अनुभव प्राप्त किया जाता है, और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी किया जाता है आवेश से। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, आवेश से हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकते हैं और उसका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे कोई क्षेत्र फैला हुआ है, कोई फील्ड है, और इसमें हमने कोई चार्ज को लाया, कोई भी चार्ज को लाया, और अगर ये चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, और तब भी इस पर कोई बल लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, कब, जब ये रुकल है तब वो इस पर अगर बल लग रहा है तो हम समझेंगे क्या, यहाँ पे जो क्षेत्र फैला हुआ है ना, यह कौन क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र। ये कौन क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। ये बहुत बदमाश होता है भाई, बैठल आदमी के छेड़ देता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो है ना थोड़ा सा शरीफ है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मान लीजिए अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई चार्ज स्थित है और बेचारा चुपचाप रुकल है,
कुछ हलचल नहीं कर रहा है, मस्त बैठा पड़ा है, रेस्ट में है, तो इस कंडीशन में इस पर जो कोई बल है, इस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा? 0। कब? जब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा तब। क्लियर है? लेकिन जैसे ही ये चार्ज मोशन में आएगा, जैसे ही कुछ हलचल करेगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहेगा खबरदार, भागना नहीं है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही मोशन में आएगा, जैसे ही हलचल करने का प्रयास करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र तुरंत इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बैठल अवस्था में ये नहीं छेड़ेगा इसको, रुका हुआ अवस्था में नहीं छेड़ेगा, लेकिन जैसे ही गति की अवस्था में आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र इसको छेड़ेगा। तो एक बात बताइए, क्या आवेश से हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान नहीं लगा ले रहे हैं क्या? कि अगर कहीं पे कोई स्थान है, कहीं पे क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र फैला हुआ है, और वहां पे अगर कोई चार्ज को हम रख रहे हैं, और अगर वो चार्ज रुका हुआ है, फिर भी अगर उस पर बल लग रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो विद्युत क्षेत्र है, बदमाश वाला। लेकिन अगर चार्ज रुकल है और बल नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही गति में आया उस पर बल लगना शुरू हो गया, तो हम समझ जाएंगे कौन क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आवेश के द्वारा किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त किया जाता है, और साथ ही साथ इसको उत्पन्न भी किया जा सकता है। जैसे अगर कोई चार्ज कहीं पे खाली रुका हुआ होता है, तो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र। आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर वही चार्ज मोशन के केस में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है, तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कब? जब कोई चार्ज गति की अवस्था में आ जाता है तब। तो उसको भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है, और वैसा गुण है जिसके कारण, है ना, जिसके कारण हम किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो आवेश के बारे में हम लिख लेते हैं जल्दी से। क्या लिखते हैं? कि आवेश क्या लिखते हैं? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है, वैसा गुण है जिसकी सहायता से किसी स्थान पर, है ना, विद्युत क्षेत्र जिसके साथ किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है या उसका अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है? तो यही है आवेश। क्लियर है चीजें? तो आवेश है क्या? आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है जिसकी सहायता से किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, या उसका क्या अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, आवेश के बारे में अगर और बात बताएं, तो आवेश के बारे में अगर कोई पूछे कि कैसा राशि है आवेश, तो आवेश एक गुण है, आवेश प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज के पास डायरेक्शन तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको पूछे कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक अच्छे विद्यार्थी मानते हैं, तो आपका गुण क्या है? अच्छाई। अच्छाई आपका क्या है? एक गुण। ईमानदारी आपका क्या है? एक गुण है।
तो हम पूछेंगे कि ईमानदार है आप, तो करने से ईमानदार है बाबू, ऊपरे से है कि नीचे से, ऐसा बोलेंगे का? नहीं, आप ईमानदार है तो बस ईमानदार हैं, वहां पे डायरेक्शन कहाँ आएगा फिर? नहीं ना आएगा। तो गुण में डायरेक्शन आता ही नहीं है बाबू, समझ में आ रहा ना? तो चूंकि आवेश भी कोई पदार्थ का गुण है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब यहाँ पे डायरेक्शन का सवाल नहीं पैदा होता है, तो आवेश कैसा राशि है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी है आवेश। समझ में आ रहा है चीजें? तो आवेश के बारे में अगर बात करें तो आवेश एक अदिश राशि है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो क्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है आवेश को जनरल फॉर्म में, है ना? या तो है ना क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, या छोटकी क्यू लिखे या बड़की क्यू से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? और आप चलिए लिख लेंगे कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है जिसे क्यू द्वारा, है ना, क्यू या फिर क्यू, हम दोनों क्यू लिख दिए हैं, छोटकी क्यू या बड़की क्यू, ठीक है ना, छोटकी क्यू या बड़की क्यू, ये दोनों हम लिख दिए है ना, द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सही है। तो हम लोगों ने आवेश पर आज आया, है ना, हम लोग आवेश पे आ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आवेश के प्रकार। अब जानते हैं कि आवेश दो तरह की होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आवेश दो तरह के होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। एक क्या होता है? धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। और उसी को लेकर के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे आवेशन की विधियों पर, कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु को हमको चार्ज करना है तो हम किस किस तरह से उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है? तो आप प्लीज जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा वीडियो, है ना, आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। और अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।